हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएन एजुस्फीयर। सो हम एनसीईआरटी क्लास 10 का चैप्टर 3 पढ़ रहे थे, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। आज का हमारा टॉपिक है हाउ डू मेटल रिएक्ट विद सॉल्यूशंस ऑफ अदर मेटल सॉल्ट। यानी कि जो मेटल्स हैं वो दूसरे मेटल के जो सॉल्ट्स होते हैं उनके सॉल्यूशन के साथ में रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है। एक्टिविटी 3.12, टेक ए क्लीन वायर ऑफ कॉपर एंड आयरन नेल। यानी हमें क्या करना है, एक साफ वायर लेना है कॉपर का और एक आयरन नील लेना है। पुट द कॉपर वायर इन द सोल्यूशन ऑफ आयरन सल्फेट एंड आयरन नील इन द सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट टेकन इन द टेस्ट ट्यूब। हमें क्या करना है, जो कॉपर का वायर हमने लिया है उसे किसके सोल्यूशन में डालना है, आयरन सल्फेट के सोल्यूशन में डालना है। और जो आयरन का नील लिया है उसको किसके सोल्यूशन में डालना है, हमें कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डालना है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन आफ्टर 20 मिनट्स। और 20 मिनट के बाद में हमें क्या करना है, अपनी ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड करना है। इन विच टेस्ट ट्यूब डिड यू फाइंड द रिएक्शन हैज़ ऑकर्ड। तो कौन सी ऐसी टेस्ट ट्यूब है जिसमें क्या है, जो रिएक्शन है वो हो चुकी है। ऑन व्हाट बेसिस कैन यू से दैट रिएक्शन हैज़ एक्चुअली टेकन प्लेस। और किस बेसिस पे हम ये बोल सकते हैं कि जो रिएक्शन है वो हो चुकी है। कैन यू कोरिलेट योर ऑब्जर्वेशन फॉर एक्टिविटीज़ 3.9 टू 3.10। क्या हम कोरिलेट कर सकते हैं इन ऑब्जर्वेशन को जो हमने एक्टिविटीज़ 3.9 एंड 3.10 एंड 3.11 परफॉर्म की थी। राइट ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर रिएक्शन दैट हैज़ टेकन प्लेस। अब जो भी रिएक्शन हुई है उसकी हमें क्या करना है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है और साथ ही साथ हमें बताना है कौन से टाइप की रिएक्शन है। Reactive metals can displace less reactive metals from their compound in solution or molten form। यानी कि जो रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो लेस रिएक्टिव मेटल्स को डिस्प्लेस कर देते हैं, किस में से, उन कंपाउंड्स में जो सोल्यूशन या फिर मॉल्टन फॉर्म में हो और जो उस मेटल के खुद के हों। ठीक है, तो रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल्स फ्रॉम देयर कंपाउंड्स इन सोल्यूशन ऑफ मॉल्टन स्टेट। यानी सोल्यूशन ऑफ मॉल्टन स्टेट में है तो रिएक्टिव मेटल क्या कर देगा, लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देगा। वी हैव सीन इन द प्रीवियस सेक्शन दैट ऑल मेटल्स आर नॉट इक्वली रिएक्टिव। तो हमने पहले भी देखा था कि जो हमारे मेटल्स हैं वो सारे के सारे एक जैसे रिएक्टिव नहीं होते हैं। कोई लेस रिएक्टिव है, कोई बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है और कोई बिल्कुल ही अनरिएक्टिव है। वी चेक द रिएक्टिविटी ऑफ वेरियस मेटल्स विद ऑक्सीजन, वाटर एंड एसिड्स। तो हमने क्या देखा था कल कि हमने जो मेटल्स है उनकी रिएक्टिविटी चेक की थी ऑक्सीजन के साथ में, वाटर के साथ में, एसिड के साथ में। बट ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद दीज रिएजेंट्स। लेकिन सारे मेटल्स क्या हैं, इन रिएजेंट्स के साथ में उन्होंने रिएक्शन नहीं शो की थी। So we were not able to put all metal samples we had collected in decreasing order of their reactivity। तो जब आधे मेटल्स या फिर कुछ जितने भी मेटल्स हैं उन्होंने रिएक्टिविटी शो ही नहीं करी तो हम उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में नहीं रख सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन स्टडीड इन चैप्टर 1 गिव्स बेटर एविडेंस अबाउट रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स। तो जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमने चैप्टर 1 में पढ़ी थी वो क्या है, मेटल्स की रिएक्टिविटी के बारे में एक अच्छा सा एविडेंस प्रोड्यूस करती हैं। इट इज़ सिंपल एंड ईजी इफ़ मेटल ए डिस्प्लेस मेटल बी फ्रॉम इट्स सोल्यूशन। तो ये बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा कि कोई मेटल ए है और वो मेटल बी को अपने सोल्यूशन से डिस्प्लेस कर रहा है। क्यों कर पा रहा है वो, क्योंकि वो बी से रिएक्टिव है। ठीक है, यानी कि एक मेटल दूसरे मेटल को जब भी क्या कर सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है अगर वो ज़्यादा रिएक्टिव है दूसरे वाले मेटल से। और जैसे यहाँ पे हमारे पास क्या है, मेटल ए है एंड ये सॉल्ट सोल्यूशन है बी का। तो ये क्या करेगा, अगर मेटल ए रिएक्टिव है किससे, बी के कंपैरिजन में, तो वो क्या करेगा, सॉल्ट सोल्यूशन जो है हमारा बी का उसमें से बी को डिस्प्लेस कर देगा और बी की जगह खुद आ जाएगा। तो ये सॉल्ट सोल्यूशन बन गया ए का और ये मेटल बी बाहर चला गया, डिस्प्लेस हो गया। विच मेटल, कॉपर और आयरन इज़ मोर रिएक्टिव अकॉर्डिंग टू योर ऑब्जर्वेशन इन एक्टिविटी 3.12। तो जो हमने ऑब्जर्वेशन देखी कि इसमें 3.12 में उसमें से कौन सा मेटल है जो ज़्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, कॉपर है या फिर आयरन है। अब हमारे पास आता है 3.2.5 रिएक्टिविटी सीरीज़। द रिएक्टिविटी सीरीज़ इज़ ए लिस्ट ऑफ मेटल्स अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग एक्टिविटीज़। यानी कि जो हमारी रिएक्टिविटी सीरीज़ है वो क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज़ एक लिस्ट है मेटल्स की
जिसमें जो मेटल्स हैं वो अरेंज हैं किस तरीके से, डिक्रीजिंग एक्टिविटी या फिर रिएक्टिविटी के बेस में। तो हमारा रिएक्टिविटी सीरीज़ क्या हो गया, रिएक्टिविटी सीरीज़ एक लिस्ट ऑफ मेटल्स है जिसमें हमारे जो मेटल्स हैं वो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एक्टिविटी के अकॉर्डिंग लगे हुए हैं। आफ्टर performing displacement experiments, activity 1.9 and 3.12, the following series known as reactivity और activity series has been developed। तो हमने जो डिस्प्लेसमेंट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करे हैं एक्टिविटीज़ 1.9 एंड 3.12 में, उसके बाद हमारे पास सारे मेटल्स की एक्टिविटी या फिर रिएक्टिविटी सीरीज़ आ चुकी है। ठीक है, तो उसे एक सीरीज़ में हमने लगा दिया, उसी सीरीज़ को हम रिएक्टिविटी या फिर एक्टिविटी सीरीज़ बोलते हैं। तो क्या है वो हमारी रिएक्टिविटी सीरीज़, वो ये है। तो पोटाशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, इसके बाद सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी एंड सिल्वर एंड गोल्ड। तो जो हमारे सबसे नीचे रहेगा वो लीस्ट रिएक्टिव होता है, सबसे कम रिएक्टिव होता है, और जैसे टॉप पर होगा वो हमारा क्या होता है, सबसे ज़्यादा क्या होता है, रिएक्टिव होता है। तो हमारा जो रिएक्टिविटी सीरीज़ है वो किस ऑर्डर में लगी हुई है कि डाउन द सीरीज़ जो हमारी रिएक्टिविटी है वो क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन है वाई सोडियम कैप्ट इमर्ज्ड इन केरोसिन ऑयल, यानी कि जो हमारा सोडियम है उसे केरोसिन ऑयल में इमर्ज करके क्यों रखा जाता है, क्योंकि जो सोडियम है बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है और एयर में प्रेजेंट मॉइस्चर के साथ वो क्या कर सकता है, रिएक्ट कर सकता है। और जो सोडियम है क्योंकि वो क्या है, वो सोडियम और हमारा जो मॉइस्चर यानी कि वाटर के रिएक्शन में किसी है एक्सोथर्मिक है, तो बहुत सारे अमाउंट में क्या हीट रिलीज होती है एंड जो वहाँ से जो हाइड्रोजन गैस निकलती है वो फायर कैच कर लेती है। तो इसीलिए एक्सीडेंटल फायर से बचने के लिए जो हमारा सोडियम मेटल है उसे हम क्या करते हैं, केरोसिन ऑयल में इमर्ज करके रखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है राइट इक्वेशन फॉर रिएक्शंस ऑफ आयरन विद स्टीम। तो ये सारी की सारी रिएक्शंस ऊपर दे रखी है, इसे आप लिख सकते हैं, आयरन विद स्टीम, कैल्शियम, पोटाशियम विद वाटर। अब हमारे पास क्वेश्चन 3 है, सैम्पल्स ऑफ 4 मेटल्स हैं ABCD, इनको हमें लेना है और ये जो सोल्यूशंस हैं यहाँ पे जो दे रखे हैं उन्हें एक एक करके उसमें डालना है। तो हमें जो रिजल्ट्स मिलेंगे वो यहाँ पर टैबुलेट कर दिए गए, टेबल में लिख दिया गया है। इसके बाद यूज़ द टेबल अबव टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो इस टेबल का यूज़ कर हमें इन मेटल्स ABCD के बारे में क्या करना है, आंसर करना है। तो सबसे पहले इन्होंने बोला विच इज़ द मोस्ट रिएक्टिव मेटल, कि कौन सा इनमें से ABCD में से सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा मेटल है। तो या अगर हम देखें तो आयरन हमारा क्या है, कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, एंड जिंक हमारा आयरन से भी ज़्यादा रिएक्टिव है, एंड सिल्वर नाइट्रेट हमारे यहाँ पर सबसे कम रिएक्टिव है। ठीक है, तो जो हमारा सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है वो कौन सा होगा, तो ए है हमारा सबसे ज़्यादा जो हमारा रिएक्टिव मेटल है कौन सा होगा। यहाँ पर इसने रिएक्शन शो नहीं करी है, यहाँ पर इसने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो कर दी, यानी कि ये हमारा आयरन कॉपर के बीच का कोई होगा। बी ने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो कर दी है, सी ने कोई नहीं करा है, डी ने भी कोई रिएक्शन शो नहीं करी है, और बाकी इसमें नहीं है, सी ने इसके साथ में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो करी है जो कि लीस्ट है। तो क्योंकि बी ने आयरन के साथ में क्या करा है, आयरन सल्फेट सोल्यूशन के साथ में रिएक्टिविटी शो करी है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो करी है, तो यानी कि जो हमारा बी है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हो गया। What would you observe if B is added to solution of copper second sulfate? अगर हम B को कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में ऐड करते हैं तो क्या होगा, B ने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहाँ पर शो करी है आयरन सल्फेट के सोल्यूशन के साथ, यानी कि जो B है वो ज़्यादा रिएक्टिव है आयरन से, जब भी उसने क्या है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो करी है। एंड कॉपर हमारा क्या है, लेस रिएक्टिव है, किससे, आयरन से। तो जब कॉपर लेस रिएक्टिव है आयरन से एंड बी ज़्यादा रिएक्टिव है आयरन से, तो बी क्या करेगा, यहाँ पर रिएक्टिव ज़्यादा रिएक्टिव हो गया कॉपर से, और जब बी ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से तो यहाँ पर भी क्या है, हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद है थर्ड, अरेंज द मेटल्स ABCD इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। तो इनकी रिएक्टिविटी के बेसिस पर हमें क्या करना है, इसको अरेंज करना है। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हमारा कौन सा हो गया, मेटल बी हो गया। फिर इसके बाद में अगर हम देखें तो ए है, ए ने कॉपर के साथ में क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दिखाई है, जिंक सल्फेट के साथ में किसी ने भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो नहीं करी है, तो इसके बाद आ गया हमारा ए, यानी कि जो हमारा ए है वो ज़्यादा रिएक्टिव हो गया। फिर इससे कम रिएक्टिविटी किसकी है, सी एंड डी। तो जो हमारा सी है, डी ने किसी के भी साथ में क्या रिएक्शन नहीं दिखाई है, तो डी हमारा सबसे ज़्यादा लीस्ट रिएक्टिव हो गया, एंड सी हमारा फिर बीच में आ जाता है।
तो ये हमारी डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी हो गई। इसके बाद है विच गैस इज प्रोड्यूस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू अ रिएक्टिव मेटल। तो कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है जब डाइल्यूट HCl को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं किसी भी रिएक्टिव मेटल में, और उसकी केमिकल रिएक्शन लिखनी है जब आयरन हमारा रिएक्ट करेगा H2SO4 के साथ में। तो रिएक्शंस आप लोग लिख सकते हैं। एंड कौन सी गैस रिवॉल्व होती है, हाइड्रोजन गैस रिवॉल्व होती है जब भी कोई मेटल क्या करता है, एसिड के साथ में रिएक्शन शो करता है। Fifth, what would you observe when zinc is added to solution of iron second sulfate? Let the chemical reaction take place. तो क्या होगा जब जिंक को हम ऐड करेंगे किसके सोल्यूशन में, आयरन सेकेंड सल्फेट के सोल्यूशन में। तो जो जिंक है हमारा वो क्या है, आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो इसीलिए ये क्या करेगा, इसको डिस्प्लेस कर देगा और जिंक सल्फेट की फॉर्मेशन कर देगा। तो यहाँ पर केमिकल रिएक्शन लिखनी है हमें। इसके बाद है हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट, यानी कि जो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स है वो कैसे रिएक्ट करते हैं, इसके बारे में हमें बताना है। इन दी अबव एक्टिविटीज़ यू सॉ द रिएक्शंस ऑफ मेटल विद नंबर ऑफ रिएजेंट। तो हमने ऊपर की एक्टिविटीज़ में क्या देखा कि जो मेटल्स हैं वो बहुत सारे रिएजेंट के साथ में क्या कर रहे हैं, रिएक्शन शो कर रहे हैं। वाई डू मेटल रिएक्ट इन दिस मैनर, तो जो मेटल्स है वो इस तरीके से क्यों बिहेव कर रहे हैं, क्यों रिएक्ट कर रहे हैं। लेट अस रिकॉल व्हाट वी लर्न अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एलिमेंट इन क्लास 9। तो क्लास 9 में हमने क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पढ़ा था एलिमेंट्स का, ठीक है। तो उसको रिकॉल करते हैं। We learnt that noble gases which have completely filled valence shell show little activity। तो हमने क्या देखा था कि जो हमारा नोबल गैसेस हैं जिनके पास में कम्प्लीटली फिल्ड बैलेंस शेल होता है वो बहुत कम केमिकल रिएक्टिविटी या फिर एक्टिविटी शो करती हैं। वी देयरफॉर एक्सप्लेन द रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट एज अ टेंडेंसी टू अटेन अ कंप्लीट फिल्ड बैलेंस शेल। तो हम किस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं रिएक्टिविटी एलिमेंट्स की, कि रिएक्टिविटी जो है एलिमेंट्स की वो एक टेंडेंसी है जिसके थ्रू वो क्या कर रहे हैं, कम्प्लीटली फिल्ड बैलेंस शेल अटेन कर रहे हैं। तो जो नोबल गैसेस हैं उनका जो आटोमोस्ट शेल है, बैलेंस शेल है, वो कम्प्लीटली फिल्ड है। जब वो कम्प्लीटली फिल्ड है तो उसके पास टेंडेंसी नहीं होगी स्टेबिलिटी पाने की, तो इसीलिए वो लिटिल केमिकल एक्टिविटी शो करती है। लेकिन जितने भी बाकी के एलिमेंट्स हैं नोबल गैसेस को छोड़कर, उनका जो बैलेंस शेल है वो क्या है, हमारा इनकम्प्लीट है, तो वो अनस्टेबल हो गया। अब हर चीज़ को स्टेबिलिटी चाहिए, तो स्टेबिलिटी पाने के लिए यानी कि हमारा कम्प्लीटली फिल्ड बैलेंस शेल पाने के लिए जो भी हमारे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो रिएक्टिविटी शो करते हैं। इसलिए करते हैं ताकि उनका जो आउटरमोस्ट शेल है, बैलेंस शेल है, वो क्या हो जाए, कम्प्लीटली फिल्ड हो जाए, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा कि कम्प्लीटली फिल्ड बैलेंस शेल ऑब्टेन करने के लिए हमारे जो एलिमेंट्स हैं वो क्या करते हैं, रिएक्टिविटी शो करते हैं। तो लेट अस हैव अ लुक एट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ नोबल गैस एंड सम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो अब हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो है नोबल गैसेस एंड कुछ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की, उसको देखते हैं। वी कैन सी फ्रॉम टेबल 3.3 दैट सोडियम एटम हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन इज आउटरमोस्ट शेल। तो जो हमारा टेबल 3.3 है उसमें से हम क्या देख सकते हैं कि जो हमारा सोडियम एटम है उसके पास में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है उसके आउटरमोस्ट शेल में। If it loses the electron from its M shell, then its L shell now becomes the outermost shell and that has a stable octet। तो जो हमारा सोडियम का एटम है उसके M शेल में जो इलेक्ट्रॉन है अगर उसे वो लूज़ कर देता है तो वो L शेल में चेंज हो जाएगा, और जिसमें उसका जो जो हमारा है L शेल वो क्या हो जाएगा, आउटरमोस्ट शेल हो जाएगा, और उसके पास क्या है, स्टेबल ऑक्टेट हो जाएगा। तो जो हमारा सोडियम है उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे हो जाएगी, 2, 8 एंड 1 हो जाएगी, ठीक है। सपोज़ ये हमारा न्यूक्लियस हो गया। अब ये हमारा एक शेल हो गया, फर्स्ट शेल इसका, जिसमें हमारे पास क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है। ये हमारा क्या है, सेकंड शेल हो गया, इसमें हमारे पास क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। यानी हमारा क्या है, लास्ट वाला शेल है जिसके पास में क्या है, एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो ये हमारा के शेल हो गया, ये हमारा एल हो गया और ये एम हो गया। तो इसके एम शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। अगर इसके एम शेल में जो एक इलेक्ट्रॉन है ये क्या है, इसके कारण अनस्टेबल है क्योंकि इसके पास 8 होने चाहिए, तो इसको 7 और चाहिए। तो ये क्या करेगा, 7 लेने की बजाय ये 7 दे देगा, ये डोनेट कर देगा। तो अगर ये इसे लूज़ कर देगा तो क्या होगा, इसके पास में सिर्फ क्या बचेगा, एल शेल बचेगा। और एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास, 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये जो हमारा 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं अब सोडियम के पास में, वो क्या है, इसको एक स्टेबल या फिर आटोमोस्ट शेल इसका क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, ठीक है।
The nucleus of this atom still has 11 protons, but the number of electrons has become 10. So there is net positive charge giving us a sodium cation Na positive. तो क्या होगा जब इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया, तो जो न्यूक्लियस है हमारे इस एटम का, इसके पास में कितने प्रोटॉन्स हैं? उसके पास में अब भी 11 प्रोटॉन्स हैं, क्योंकि उसने क्या करा है, अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, प्रोटॉन्स डोनेट नहीं किए हैं। लेकिन जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स अब कितने हो गए हैं? वो 10 हो गए हैं, जिसके कारण इसके पास ओवरऑल एक पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और ये सोडियम केटाइन में चेंज हो जाएगा, जिसको हम Na पॉजिटिव से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। अब दूसरी तरफ अगर हम देखें किसका, क्लोरीन का, तो क्लोरीन के एटॉमिक शेल में क्या है, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ पर ये कुछ नोबल मेटल्स एंड उनकी कन्फिग्रेशन दे रखी है। तो सबसे पहले हमारे नोबल गैसेस हैं, तो हीलियम, नियॉन एंड आर्गन। तो हीलियम के पास कितना है, एटॉमिक नंबर 2, तो उसके के शेल में 2 है, तो इसका एटॉमिक शेल क्या है, कंप्लीट है। तो जो हमारा फर्स्ट शेल होता है उसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन ही चाहिए होते हैं, तो उसकी स्टेबिलिटी के लिए तो ये डुप्लेट कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा स्टेबल हो गया। नियॉन है, इसका एटॉमिक शेल में 8 है, तो ये भी हमारा क्या स्टेबल है। आर्गन है, ये भी स्टेबल है। अब इसके बाद मेटल्स देखते हैं, तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, पोटाशियम, कैल्शियम, तो सबके एटॉमिक शेल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हम देखते हैं। तो इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, एंड पोटाशियम 1 एंड 2 अगेन। तो ये सारे के सारे हमारे क्या है, मेटल्स अनस्टेबल हैं। इसके बाद नॉन मेटल्स हैं हमारे। नॉन मेटल्स के एटॉमिक शेल में कितने हैं, नाइट्रोजन में 5 है, ऑक्सीजन में 6 है, फ्लोरीन में हमारे 7 है, फास्फोरस में 5, सल्फर 6 एंड क्लोरीन 7, ठीक। तो हमने अभी क्या देखा, क्लोरीन के बारे में हम पढ़ रहे थे कि जो क्लोरीन है उसका एटॉमिक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो उसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। अब ये जो हमारा क्लोरीन है, अगर वो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा तो इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, लेकिन इसके पास ओवरऑल कितना चार्ज चला जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, तो ये Cl नेगेटिव में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इफ़ सोडियम एंड क्लोरीन वर टू रिएक्ट, अगर हम सोडियम और क्लोरीन को एक दूसरे के साथ रिएक्ट कराएं, क्यों, क्योंकि सोडियम क्या करेगा, वो एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा, तो वो स्टेबल हो जाएगा। एंड क्लोरीन को क्या चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। तो उसे गेन करना है जब जाकर उसका ऑक्टेट पूरा होगा। तो सोडियम को लूज़ करना है, क्लोरीन को क्या करना है, गेन करना है। तो अगर इन दोनों के हम रिएक्शन कराते हैं तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय सोडियम कुड बी टेकन अप बाय क्लोरीन। तो जो इलेक्ट्रॉन हमारा सोडियम क्या करेगा, लूज़ करेगा, वो क्लोरीन ले लेगी। आफ्टर गेनिंग एन इलेक्ट्रॉन द क्लोरीन आइटम गेट्स यूनिट नेगेटिव चार्ज। और एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद में क्लोरीन के पास में क्या है, एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, बिकॉज इट्स न्यूक्लियस है 17 प्रोटॉन्स एंड देयर आर 18 इलेक्ट्रॉन्स इन K11 शेल। तो क्यों होगा ऐसा, क्योंकि उसका जो न्यूक्लियस है उसके पास 17 प्रोटॉन्स हैं, लेकिन जैसे ही वो एक इलेक्ट्रॉन ले लेगी तो अब उसके K11 शेल में क्या हो जाएगा, 18 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन की जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा हो जाएगी प्रोटॉन से। प्रोटॉन्स के पास कौन सा चार्ज होता है, हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है, एंड इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है। तो जब 17 प्रोटॉन्स है, 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो किसकी नंबरिंग ज़्यादा हो गई, इलेक्ट्रॉन्स की। तो इसके पास क्या है, एक नेगेटिव चार्ज चला जाएगा एक्स्ट्रा। दिस गिव द क्लोराइड एनायन Cl नेगेटिव। सो बोथ दीज एलिमेंट कैन हैव गिव एंड टेक रिलेशनशिप बिटवीन देम एज फॉलोज। तो दोनों एलिमेंट्स के बीच में क्या गिव एंड टेक रिलेशनशिप हो सकता है, कैसे, ऐसे हो सकता है कि हमारा क्या हो गया, सोडियम हो गया, सोडियम ने क्या करा, अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया, तो इसके पास में अन्य पॉजिटिव चार्ज चला जाएगा। वहीं पर ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये क्लोरीन ने ले लिया, जिसके कारण इसके पास में क्या, एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया, तो इसके पास नेगेटिव चार्ज हो गया। तो ये इस तरीके से अपने जो इलेक्ट्रॉन है उसको लूज एंड गेन कर सकते हैं। अब क्योंकि ये जो रिलेशन है यहाँ पर ये सेपरेटली दिखा रखा है, अगर एक साथ हम देखें तो ऐसा हो जाएगा। और इनकी रिएक्शन से क्या है, हमारे पास एक सॉल्ट बनता है सोडियम क्लोराइड। तो ये सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन हो गई। तो ये हमारा क्या है, सोडियम और क्लोरीन जब आपस में रिएक्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सचेंज करते हैं, तो हमारे पास क्या बनता है, एक सॉल्ट बनता है सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम एंड क्लोराइड आयंस being oppositely charged attract each other and are held by strong electrostatic force of attraction to exit as sodium chloride। तो जो हमारा सोडियम एंड क्लोराइड आयंस है वो एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हो गए, एक के पास पॉजिटिव चार्ज है, एक के पास नेगेटिव चार्ज है। तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट कर लेंगे और इनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जाएगी जो इनको जोड़ कर रखेगी और सोडियम क्लोराइड के फॉर्म में रखेगी।
It should be noted that sodium chloride does not exist in molecule but aggregates of oppositely charged ions. तो ये बहुत नोट करने वाली चीज़ है कि जो सोडियम क्लोराइड है वह एक मॉलिक्यूल की तरह एग्जिस्ट नहीं करता है, बल्कि एग्रीगेट इकट्ठा होकर, मतलब किसकी तरह, ऑपोजिटली चार्ज आइंस को एग्रीगेट है, मतलब ये क्लस्टर भी बोल सकते हैं, ग्रुप है कि ऑपोजिटली चार्ज आइंस का क्या है, वो ग्रुप है. लेट अस सी द फॉर्मेशन ऑफ वन और मोर आयनिक कंपाउंड मैग्नीशियम क्लोराइड. अब हम क्या है, तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो हमारे अपोजिटली चार्ज्ड क्या होते हैं, आयंस होते हैं, कैटायंस और एनायंस, इनसे जो हमारे पास जो कंपाउंड बनता है उसको ही हम क्या बोलते हैं, आयनिक कंपाउंड बोलते हैं. ठीक है, तो एक और आयनिक कंपाउंड की हम क्या है फॉर्मेशन देखते हैं, वो है हमारा मैग्नीशियम क्लोराइड. तो मैग्नीशियम के पास में टोटल कितने हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 12 होते हैं. ठीक है, अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ये हो गई, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन. अब इसके पास क्या है, इसके आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं. अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देगा तो इसका आउटरमोस्ट शेल में जो बनेगा वो उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, स्टेबल हो जाएगा. तो इसीलिए क्या कर देगा, 2 को डोनेट कर देगा. 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद ये Mg2 पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा. क्लोरीन है, क्लोरीन के साथ भी सेम ही होगा. इसका जो हमारा एटॉमिक नंबर होता है वो 17 होता है. और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या हो जाएगी हमारी, ये हो जाएगी. अब इसको क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और ये किस में चेंज हो जाएगा, 288, यानी कि इसमें चेंज हो जाएगा. तो जो हमारा क्लोरीन है उसके पास एक नेगेटिव चार्ज हो जाएगा. अब क्योंकि जो मैग्नीशियम है उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए हैं, तो जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन के साथ चला जाएगा, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन फिर भी बच रहा है. तो यहाँ पर क्या है, 2 क्लोरीन के एटम्स की ज़रूरत पड़ेगी ताकि वो मैग्नीशियम के 1 इलेक्ट्रॉन को ले ले. तो यहाँ पर क्या है, मैग्नीशियम जो 2 क्लोरीन के एटम के साथ में रिएक्ट करेगा, जब जाकर वहाँ से MgCl2 यानी कि मैग्नीशियम क्लोराइड सॉल्ट की फॉर्मेशन होगी. द कंपाउंड फॉर्म्ड इन दिस मैनर बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल आर नोन एज आयनिक कंपाउंड, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड. तो ये हमारी किसकी डेफिनेशन हो गई है, इलेक्ट्रोवैलेंट या फिर आयनिक कंपाउंड की डेफिनेशन हो गई. यानी कि वो कंपाउंड जो इसी तरीके से, किस तरीके से बनते हैं, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र से. किस में से, मेटल एंड नॉन मेटल. ठीक है, यानी कि जो हमारा मेटल है और नॉन मेटल आपस में रिएक्ट कर कर इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र कर कर जो नए कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, आयनिक कंपाउंड या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड बोलते हैं. ठीक है, तो जो हमारा कैटायन एनायन है जो मैग्नीशियम क्लोराइड में प्रेजेंट है वो हम बता सकते हैं कौन सा है, Mg2 पॉजिटिव हमारा कैटायन है एंड Cl नेगेटिव हमारा एनायन है. आज के लिए बस इतना ही. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें.